बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 5 डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये सीरीज़ में हमारा लेक्चर नंबर 61 है। इसमें हम कुछ डिफिनीशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 1 होगा। इसमें कंसेप्ट जो है वो वेक्टर फंक्शंस का है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो स्केलर फंक्शंस थे, यानी हम एक इनपुट पुट करते थे, वो भी स्केलर होता था और उसका रिजल्टेंट आउटपुट भी स्केलर होता था। अब हम ऐसे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसमें इनपुट स्केलर हो लेकिन आउटपुट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो। तो इस किस्म के फंक्शंस को हम वेक्टर फंक्शंस कहते हैं। इन फंक्शंस के भी इसी तरीके से डोमेन है, रेंज है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है और डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन भी है। लेकिन इंटीग्रेशन को इस बुक में डिस्कस नहीं किया गया है वेक्टर्स के लिए। तो थोड़ा सा स्केलर फंक्शंस को रिवाइज करते हैं और इसके बाद फिर अपना जो मेन टॉपिक है वेक्टर फंक्शन उसको डिस्कस करते हैं। स्केलर फंक्शन क्या है? अब फंक्शन, हर एक फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं। इज़ अ रूल, ये कोई फार्मूला है, ये कोई ऐसी मशीन है जो क्या करती है, विच ऑपरेट्स ऑन एन इनपुट। इस फंक्शन में हम एक्स पुट करते हैं। एक्स क्या चीज़ है? इनपुट, कोई वैल्यू पुट करते हैं और ये जो वैल्यू है एक्स इज एनी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी है। ऑलवेज जस्ट अ सिंगल स्केलर आउटपुट। जब ये फंक्शन इस x के ऊपर कुछ ऑपरेट करेगा, कोई रूल अप्लाई करेगा, कोई फार्मूला अप्लाई करेगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा। वो आउटपुट स्केलर क्वांटिटी होगी और उसको हम y से शो करते हैं। देखिए इक्वेशन के तौर पे हम इसको इस तरह लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये x और y को आपस में रिलेट कर रहा है। x इसमें हम पुट करते हैं, उस पर कोई रूल अप्लाई होता है, कोई फार्मूला अप्लाई होता है और हमें एक आउटपुट मिलता है। ये सिंगल हमारे पास आउटपुट होगा हमेशा। अब इसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास कास्ट फंक्शन है, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इज अ कास्ट फंक्शन। इसका मतलब है कि आप इसमें x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे। x क्या चीज़ है? कोई आइटम है। फॉर एग्जांपल वॉच है। अगर एक वॉच हम बनाते हैं तो उस पर कितना कास्ट आएगा? तो x की जगह यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 प्लस 2 4, तो उस पर 4 रुपये कास्ट आएंगे या $4 कास्ट आएगा, जो भी हो। लेकिन अब देखें ये क्या है, ये रूल है। ये जो 2x प्लस 2 है ये रूल है, यानी फार्मूला है। ये c क्या है? ये फंक्शन है। जरूरी नहीं है कि फंक्शन को आप f से ही शो करें, c फंक्शन है, ये x इनपुट है और ये 2x प्लस 2 ये असल में y की वैल्यू है। आपके पास x इज इक्वल टू 1 पुट करने से जो 4 आया है तो वो y की वैल्यू है, वो आपका आउटपुट है। तो ये हमारे पास कास्ट फंक्शन है। इसमें जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो भी स्केलर है और जो हमें आउटपुट मिलता है वो भी स्केलर है। तो ये फंक्शन ट्रांसफॉर्म करता है एक इनपुट को एक आउटपुट में। दूसरी एग्जांपल है, ये है एरिया फंक्शन। किस चीज़ का एरिया? किसी रेक्टेंगल का एरिया या स्क्वायर का एरिया भी कह सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल का एरिया है। इसमें आप एक्स और वाई दोनों पुट करेंगे। एक्स और वाई दो वेरिएबल है जो इनपुट है, यानी एक लेंथ है और एक वेड्थ है। लेंथ और वेड्थ पुट करने के बाद ये रूल अप्लाई हो रहा है एक्स और वाई। और रूल क्या है कि आप लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आएगा। तो ये जो फंक्शन है या ये जो रूल है ये हमें क्या देता है? इनपुट हम इसमें लेंथ और ब्रेथ पुट करते हैं और आउटपुट हमें एरिया मिलता है। तो एरिया को फिर आप यहाँ पे z कह लेंगे क्योंकि y तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल x और y को एरिया में कन्वर्ट कर देता है और उस एरिया को हम फिर z वेरिएबल से भी शो कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल पे ऑपरेट कर रहा है, x और y पे, और इसका जो
प्रोडक्ट है या इससे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, वो हमारे पास सिंगल वैल्यू है, यानी इसका जो आउटपुट है वो सिंगल आएगा, सिंगल वैल्यू आएगी, और वो आउटपुट है क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एक मिसाल समझ लें कि अगर आप x2 पुट करते हैं, लेंथ 2 पुट करते हैं और वेड्थ 1 पुट करते हैं, तो आपके पास एरिया क्या आएगा, तो x की जगह 2 और y की जगह 1 इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। और इसका कोई यूनिट भी होगा तो आप इसके साथ स्क्वायर यूनिट भी लिख लें, यानी अगर ये मीटर में है लेंथ और ब्रेथ तो फिर इसका जो एरिया होगा वो स्क्वायर मीटर में आएगा, अगर ये दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है तो फिर स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। तो इस फंक्शन को हम मल्टी वेरिएंट फंक्शन भी कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हो, और ये हमारे पास सिंगल वैल्यू फंक्शन है जिसमें हम एक वैल्यू पुट करते हैं। स्केलर फंक्शंस की यूनिकनेस क्या है, इस स्केलर फंक्शंस की यूनिकनेस ये है कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंगल स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, इनपुट भी स्केलर है और आउटपुट भी स्केलर है। तो क्या ऐसा हमारे पास फंक्शन हो सकते हैं जिसमें हम स्केलर पुट करें और हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो यस, इसका आंसर है यस। तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम फिर वेक्टर फंक्शंस कहेंगे। तो अब थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है वेक्टर फंक्शंस। वेक्टर फंक्शंस उन फंक्शंस को कहते हैं जिसका इनपुट तो स्केलर है लेकिन आउटपुट उसका वेक्टर है, यानी जिस तरीके से फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स डिपेंड कर सकता है टाइम के ऊपर, फोर्स डिपेंड कर सकता है प्रेशर के ऊपर। तो ये हमारे पास टाइम और प्रेशर जो है ये तो स्केलर क्वांटिटीज़ है, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अब वेक्टर फंक्शन क्या चीज़ है, उस वेक्टर फंक्शन को आप एफ और उसके ऊपर एरो लगा देंगे तो इसका मतलब है कि एफ इज़ अ वेक्टर फंक्शन। नाउ इसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी एंड एच ऑफ टी। क्योंकि वेक्टर अगर एक्स एक्सिस में सिर्फ अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट है, अगर वेक्टर एक्स और वाई कंपोनेंट में अप्लाई हो रहा है, जिस तरीके से ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे अगर एक फोर्स अप्लाई हो रही है तो ये फोर्स के अब 2 कंपोनेंट हैं, एक को हम कह लेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट, आप इसको F1, आप इसको F2 ऑफ टी कह लें क्योंकि ये टी पे डिपेंड कर रहा है, और इसका एक्स कंपोनेंट को आप F1 ऑफ टी कह लें। तो ये जो फोर्स है इसके अब 2 कंपोनेंट हो गए, F1 ऑफ टी, F1 ऑफ टी एक्स एक्सिस में है तो आप इसको आई यूनिट वेक्टर से शो कर लें प्लस, और ये जो इसका सेकंड कंपोनेंट है F2 ऑफ टी, ये वाई एक्सिस में है तो इसको आप यूनिट वेक्टर जे से शो कर लें। अब अगर ये फोर्स 3 स्पेस में है, इसको 3 स्पेस कहते हैं, एक्स वाई और जेड, तो फिर फोर्स के 3 कंपोनेंट होंगे, F1 ऑफ टी, इसके साथ आई लिखोगे, इसका मतलब है फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में है, F2 ऑफ टी, इसके साथ जे लिखेंगे यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस में है, और F3 ऑफ टी, इसके साथ आप के यूनिट वेक्टर लिखेंगे यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो जेड डायरेक्शन में है। तो इस वजह से कहा है कि वेक्टर फंक्शन एफ, उसके 3 कंपोनेंट होंगे, एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी एंड एच ऑफ टी। इसमें कॉमा है और ये ब्रैकेट लगाए हैं इसलिए आई, जे और के नहीं लिखा, इसको इस तरह पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं, यानी फोर्स या कोई भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट है, इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल दैट हैज ओनली वन इनपुट। इसमें देखिए हम एक इनपुट टी पुट कर सकते हैं, इस वेक्टर क्वांटिटी में पुट हम सिर्फ एक ही वेरिएबल पुट करेंगे और ये स्केलर होगा। द आउटपुट वैल्यूज आर इन 2 और 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लेकिन इसका जो आउटपुट है उसमें ये वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, फिर हम उसको 2 स्पेसिस कहेंगे, और इसके 3 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, फिर इसको हम 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे, और अगर 2 स्पेसिस हो तो फिर हम उसको 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। तो अब हम वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह डिफाइन करेंगे, देखें f इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी अब ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम वेरिएबल टी इनपुट पुट करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट वेक्टर मिलेगा। अब ये देखें जिस तरह ये एक वेक्टर फंक्शन है, इसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, इस वेक्टर फंक्शन
एक्स एक्सिस में f1 ऑफ टी ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये एक्स एक्सिस में कितना अप्लाई हो रहा है, और वाई एक्सिस में यानी जे यूनिट वेक्टर इसमें f2 ऑफ टी, ये टू स्पेसेस हैं। और अगर एक फंक्शन और अगर एक वेक्टर फंक्शन के तीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं एक्स वाई और जेड, तो फिर आप इस फंक्शन को तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। यहाँ पे लिखा है थ्री स्पेसेस, और इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट है तो ये टू स्पेसेस हैं। वी से दैट एफ ऑफ टी इज डिफाइंड इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर डिफाइंड। भी मैं आपको समझाता हूँ, ये वेक्टर फंक्शन डिफाइन तब होगा कि ये हर एक इसका जो कंपोनेंट है वो डिफाइंड हो इस टी की वैल्यू के लिए। यानी ऐसा ना हो कि हम इस टी की वैल्यू को इस कंपोनेंट में पुट करें और ये अनडिफाइंड हो जाए, तो फिर इस टी की वो वैल्यू जिसके लिए ये एक कंपोनेंट अनडिफाइंड है, फिर वो इस पूरे वेक्टर फंक्शन के लिए अनडिफाइंड है। तो ये हमारे पास वेक्टर फंक्शंस हैं। वेक्टर फंक्शंस में हम एक वेरिएबल पुट करते हैं, वो स्केलर हो सकता है, वो स्केलर होगा, लेकिन जो हमें आउटपुट मिलेगा वो वेक्टर होगा। और वेक्टर दो कंपोनेंट्स में भी हो सकता है, थ्री कंपोनेंट्स में भी हो सकता है, और एक कंपोनेंट में भी हो सकता है। दो कंपोनेंट वाले को टू स्पेसेस कहते हैं और थ्री कंपोनेंट्स वाले को थ्री स्पेसेस कहते हैं। वो कंपोनेंट आई और जे भी हो सकता है, वो कंपोनेंट जे और के भी हो सकते हैं। अगर इसमें आई कंपोनेंट नहीं है, जे और के हो, तब भी वो टू स्पेसेस है। और अगर एक वेक्टर फंक्शन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट हो तो फिर वो वन डायमेंशनल वेक्टर हो सकता है। एग्जाम्पल वन में देखें, आपको एक ये फंक्शन गिवन है, फंक्शन के दो कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब है कि ये टू स्पेस वेक्टर है। इसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ टी आई प्लस कॉस ऑफ टी जे। इसको अगर आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी, क्योंकि इसमें वेरिएबल टी है, वो है साइन टी यूनिट वेक्टर आई प्लस कॉस टी यूनिट वेक्टर जे। ये फंक्शन है। हमने इस वेक्टर फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे फाइंड करनी है, और पाई पे, यानी टी की जगह हमने पाई बाय 2 और पाई पुट करना है। इस फंक्शन को अगर आप देखेंगे कि ये टी पे डिफाइन है या नहीं है, यानी टी की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो हम दोनों कंपोनेंट को देखेंगे। साइन टी और कास टी, ये इसके दो कंपोनेंट हैं। टी की जिस वैल्यू के लिए साइन टी डिफाइन है और कास टी भी डिफाइन है, दोनों ये कंपोनेंट्स टी की जिस वैल्यू के लिए डिफाइन होंगे, तो फिर ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ टी इन वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा। यानी टी हम कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप टी की कोई भी वैल्यू पुट करें, साइन 30, 40, 50, 41, 43, कोई भी वैल्यू आपके जहन में यहाँ पे आती हो, यानी रियल नंबर में, तो आपको साइन की कोई वैल्यू ज़रूर मिलेगी, और कास की भी आपको टी की कोई भी वैल्यू पुट करें आपको ज़रूर मिलेगी। इसका मतलब है कि ये साइन टी और कास टी टी की तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। एज साइन टी and cos t is defined for all values of t। जब sin t और cos t t की तमाम वैल्यू के लिए डिफाइन है, सो इसलिए ये जो फंक्शन f ऑफ t है is also defined for all values of t। यानी हम ये कहते हैं कि हम इसके डोमेन में कोई भी टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये तो हमने ये पहले फाइंड कर लिया है कि एफ ऑफ टी में हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमने पहला ये पुट करना है पाई बाय 2 टी की जगह, ये इक्वेशन 1 है। हम कहते हैं कि पुट टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। एफ ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 आई प्लस cos
π/2 और यूनिट वेक्टर j। साइन 90 या साइन π/2 1 के इक्वल होता है और साथ यूनिट वेक्टर i लिख लेंगे, प्लस cos 90 0 के इक्वल होता है तो 0 यूनिट वेक्टर j। 1 को यूनिट वेक्टर i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो f ऑफ π/2, इससे आंसर क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर i। इसके साथ आप 1 समझ लें, यानी इसका मैग्नीट्यूड, इस फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और ये फंक्शन या ये जो वेक्टर है किस डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर i यानी x डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर i किसको शो करता है, x एक्सिस को। अब हम इसी फंक्शन में पाई पुट करते हैं। पुट t इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1, तो आ जाएगा f ऑफ पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने पाई पुट किया, साइन पाई और यूनिट वेक्टर i प्लस कॉस, t की जगह भी पाई पुट करेंगे, पाई और यूनिट वेक्टर j। साइन पाई 0 के इक्वल होता है, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रखें, डिग्री मोड से इसको हटा दें। प्लस cos पाई -1 के इक्वल होता है और साथ j, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, -1 और यूनिट वेक्टर j। तो देखिए ये जो वेक्टर है इसमें जब हम स्केलर पाई पुट करते हैं तो -1 और यूनिट वेक्टर j आ रहा है। इसका मतलब है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड -1 है और ये किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, क्योंकि j यूनिट वेक्टर y एक्सिस को शो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ द वेरिएबल फंक्शन, जो ऑलरेडी हम बहुत इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 10 में भी है ये और फर्स्ट ईयर में भी है। इस बुक में भी हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें डोमेन एंड रेंज है। तो डोमेन क्या है, द सेट ऑफ ऑल t values used in input f of t is called domain of a vector function f of t। इस फंक्शन में जिस तरह भी इससे पहले एग्जांपल में हमने किया है कि हमने यहाँ पे t की वैल्यू π/2 और पाई पुट की है, तो ये असल में इसका डोमेन है। तो वो तमाम वैल्यूज जो हम एक फंक्शन में पुट कर सकते हैं वो उसका डोमेन होता है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल t वैल्यूज यूज्ड इन इनपुट f of t is called domain of the vector function f of t। अब रेंज क्या है, द सेट ऑफ f of t, f of t का वो तमाम वैल्यूज, सेट ऑफ f of t वैल्यूज दैट द वेक्टर फंक्शन f of t टेक्स एज t वेरीज इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ वेक्टर फंक्शन f of t। देखिए हम t की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं इस फंक्शन में और हमें y की वैल्यू मिलती है, यानी f of t की वैल्यू मिलती है। t की वैल्यू हम पुट करते हैं, हमें f of t कोई वैल्यू मिलेगी, तो ये जो f of t की वैल्यूज मिलती हैं ये तमाम वैल्यूज क्या है, उसका रेंज है। जितना जो हम t की वैल्यू पुट करते जाएंगे उससे हमें f of t मिलेगा। तो ये जो f of t है ये क्या है, ये हमारे पास रेंज ऑफ द वेक्टर फंक्शन है। इस तरह अभी हम ये एग्जांपल 2 करेंगे, इसमें ये एक वेक्टर है, इसमें हम देखें यहाँ पे हम t की वैल्यूज पुट करेंगे, तो जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f of t मिलेगा। तो वो f of t क्या होगा, वो फिर इस फंक्शन का रेंज होगा। हम कौन कौन सी t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं वो इस फंक्शन का डोमेन है, और कौन सी वैल्यूज या कौन सा f of t हमें मिल सकता है, इस फंक्शन की कौन कौन सी वैल्यूज हमें मिल सकती है वो इसका क्या है, रेंज है। तो हम एग्जाम्पल 2 में इन दो पार्ट्स के डोमेन फाइंड करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये आपके पास f of t एक फंक्शन है, इसके 3 कंपोनेंट हैं, f1 of t, f2 of t, f3 of t इज इक्वल टू f of t, तो इसके इक्वल है 2ti माइनस 3tj प्लस t पावर -1k। ये जो फंक्शन है जो गिवन है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, f of t, f1 of t, f2 of t और f3 of t। इन तीनों कंपोनेंट्स को हम देखेंगे कि ये t की किस किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है और किसके लिए नहीं है। तो यहाँ हम एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। f1 of t, ये जो पहला कंपोनेंट है f1 of t, ये 2t के इक्वल है, i को छोड़ दे क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, इसको देखेंगे। तो इस फंक्शन का जो पहला कंपोनेंट है f1 of t वो 2t के इक्वल है।
इसमें आप टी की कोई भी वैल्यू पुट कर ले 1 2 3 4 -1 -2, आपको देखें f1 ऑफ टी मिलेगा। अगर आप टी की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 1 आर 2, तो x, तो इसका डोमेन में देखें आप टी 1 पुट कर सकते हैं और इसका रेंज क्या है 2 1 आर 2। फिर टी की वैल्यू 3 पुट कर दें 2 3 आर 6, तो इसका डोमेन 3 है और इसका रेंज इस फंक्शन के लिए रेंज की एक वैल्यू क्या है 6 है। तो इस तरह आप टी की कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई वैल्यू है कि हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते जिससे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए? ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट है ये टी की तमाम वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो आप लिख लोगे इज डिफाइंड फॉर ऑल टी। दूसरा कंपोनेंट देखते हैं f2 ऑफ टी। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है -3t। यहाँ पे भी हम t की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू। इज डिफाइंड फॉर ऑल t। अब ये तीसरा कंपोनेंट है f3 ऑफ t, वो है t पावर -1, जिसको आप लिख सकते हैं 1/t। अब आप देखें यहाँ पे आप t की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड। तो यहाँ पे आप t की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन 0 पुट नहीं कर सकते। आप कहोगे दिस कंपोनेंट इज डिफाइंड फॉर ऑल t, तमाम t पुट कर सकते एक्सेप्ट t इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन फिर क्या होगा? इस पूरे फंक्शन हमने एक एक कंपोनेंट को एग्जामिन किया। दो कंपोनेंट तो t की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, लेकिन थर्ड कंपोनेंट t की 0 वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो पूरा फंक्शन है ये t इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा और बाकी तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो फिर इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? दस द डोमेन ऑफ f ऑफ t, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तमाम रियल नंबर है, इज ऑल रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट 0। तो ये फंक्शन तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है लेकिन 0 के लिए डिफाइन नहीं है। तो इस फंक्शन का डोमेन है r-0। अब इस बी पार्ट के लिए आ जाए। बी पार्ट, इसमें ये जो फंक्शन है f ऑफ t, इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, f1 ऑफ t, f2 ऑफ t और f3 ऑफ t इज इक्वल टू साइन t i यूनिट वेक्टर प्लस 1 माइनस t पावर -1 j यूनिट वेक्टर प्लस log t और k यूनिट वेक्टर। अब एक एक को हम लेते हैं। f1 ऑफ t, f1 ऑफ t हमारे पास ये कंपोनेंट है साइन t। यहाँ पे आप t की कोई भी वैल्यू पुट करें, उसका साइन लें, उससे कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी। ऐसी t की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पुट करो और ये अनडिफाइंड हो जाए। तो आप कहोगे कि दिस कंपोनेंट इज डिफाइंड फॉर ऑल t। अब ये सेकंड कंपोनेंट है f2 ऑफ t, वो है 1 माइनस टी होल पावर -1। देखें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 1 डिवाइडेड बाई, ये पावर -1 है तो आप इसको नीचे ले आए, 1 माइनस टी पावर 1। अगर आपने यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट की तो 1 माइनस 1 से 0 आता है और 1/0 इज अनडिफाइंड। इसका मतलब है इस सेकंड कंपोनेंट में आप तमाम वैल्यू t की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो लेकिन 1 पुट नहीं कर सकते। तो आप कहोगे इज डिफाइंड फॉर all t except t is equal to
1। यहाँ पे आप t नॉट इज इक्वल टू 1 मत लिखें, बल्कि t इज इक्वल टू 1 के लिए ये डिफाइन नहीं है, बाकी सब के लिए डिफाइन है। थर्ड कंपोनेंट f3 ऑफ t, वो है log t। log कभी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, यानी आपने सिर्फ यहाँ पे t की पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है। तो ये जो फंक्शन का थर्ड कंपोनेंट है ये सिर्फ t की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है। इज डिफाइंड फॉर t ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0, नेगेटिव वैल्यू आप इसमें पुट नहीं कर सकते। तो फिर इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का? द डोमेन ऑफ अ फंक्शन f ऑफ t, इस फंक्शन f ऑफ t का डोमेन क्या है? इज t ग्रेटर देन 0 एंड t नॉट इक्वल टू 1। यानी इस फंक्शन का डोमेन t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका ये जो थर्ड कंपोनेंट है इसमें log है और log नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। और इसका ये जो सेकंड कंपोनेंट है इसमें आप 1 पुट नहीं कर सकते। तो इसका डोमेन तमाम पॉजिटिव t है, यानी तमाम आप सिर्फ इस फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हो और t की वैल्यू 1 के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हो। और याद रखें कि इससे जो रेंज आता है, यानी अगर आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास फॉर एग्जांपल t की वैल्यू 2 पुट करते हो तो आपके पास आ जाए 2 2s are 4i माइनस 2 3s are 6j प्लस 2 पावर माइनस 1k। तो इससे आपको जो रेंज आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। जो वैल्यू आप पुट करोगे वो स्केलर क्वांटिटी है और जो आपको रेंज मिलेगा वो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि उसके साथ ये i j k होगा, वो वेक्टर कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। अब है लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। ये हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। हम लिमिट ऑफ द फंक्शन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट f ऑफ t वेक्टर अप्रोचेस टू अ लिमिट l वेक्टर। t क्या है? t कोई वैल्यू है, ये t किसी फिक्स वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t अगर किसी फिक्स वैल्यू t नॉट की तरफ अप्रोच करेगा तो ये वाला फंक्शन, ये जो वेक्टर फंक्शन है, ये भी किसी वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा। उस वैल्यू को हम लिमिट l कहते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इस वजह से इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाया है। तो ये हमारे पास लिमिट का कंसेप्ट है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी फिक्स वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है, तो ये जो वेक्टर है ये भी किसी लिमिट की तरफ, किसी वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी जो इस फंक्शन का लिमिट होगा और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फंक्शंस हैं, कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं। हमारे पास एक फंक्शन है, उसका लिमिट है लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट f ऑफ t। इस फंक्शन का लिमिट l है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक दूसरा फंक्शन है g ऑफ t, उसका लिमिट भी लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट, तो ये g ऑफ t एक लिमिट की तरफ अप्रोच करता है, उसको हम m कहते हैं, यानी m वेक्टर की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट f ऑफ t प्लस g ऑफ t इज इक्वल टू, इसका अलग लिमिट लेंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट f ऑफ t प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट g ऑफ t। तो ये लिमिट l की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये g ऑफ t, लिमिट g ऑफ t अप्रोचेस टू t नॉट, ये m वेक्टर की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर ये डिफरेंस है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी बीच में माइनस होगा और फिर इन दोनों फंक्शन का जो डिफरेंस का लिमिट होगा
वो इन दोनों फंक्शंस का जो लिमिट है उसके डिफरेंस के इक्वल होगा। अगर दो फंक्शन है उसमें डॉट प्रोडक्ट है, लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट f ऑफ t इंटू g ऑफ t, अलग अलग हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट f ऑफ t इंटू लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट g ऑफ t। इसका लिमिट l वेक्टर है, इसका लिमिट m वेक्टर है। अगर इन दोनों वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट हो, लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट f ऑफ t क्रॉस g ऑफ t, लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे। लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट f ऑफ t क्रॉस लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट g ऑफ t। इसका लिमिट l है, l वेक्टर क्रॉस इसका लिमिट m वेक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शन इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। जब फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट होगा और उसका लिमिट लेंगे तो वो इनके लिमिट्स के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और यहाँ पे द लिमिट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर फंक्शन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। इन दो फंक्शंस के डॉट प्रोडक्ट का अगर हम लिमिट लेंगे तो वो इन दो फंक्शंस के लिमिट्स के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसमें एक फंक्शन f ऑफ t लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट, इससे जो लिमिट आ रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक दूसरा फंक्शन लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट, इससे जो लिमिट आ रहा है वो स्केलर कांस्टेंट है। तो फिर इन दोनों का जब हम लिमिट लेंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट h ऑफ t क्रॉस f ऑफ t is equal to limit t approaches to t naught h of t cross limit t approaches to t naught f of t। तो इससे तो स्केलर c आ रहा है और इससे हमारे पास वेक्टर लिमिट आ रहा है l। तो हम ये कह सकते हैं द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर एंड अ वेक्टर फंक्शन। अगर हम स्केलर और वेक्टर फंक्शन का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका लिमिट लें तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्केलर फंक्शन एंड अ वेक्टर फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं और उसका लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट, यानी इसका लिमिट मल्टीप्लाई इसका लिमिट। एग्जाम्पल 3 में ये एक फंक्शन है और हमने इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करना है व्हेन t अप्रोचेस टू 2। तो हमारे पास फंक्शन का जो लिमिट होता है, लिमिट t अप्रोचेस टू 2 इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 2 f1 ऑफ t I प्लस f2 ऑफ t j प्लस f3 ऑफ t k। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ t, इसके तीन कंपोनेंट हैं, इन तीनों पे हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अब तो ओरिजिनल हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि हम एक फंक्शन जो है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं तो इस पे अलग अप्लाई करेंगे, इस पे अलग अप्लाई करेंगे लिमिट और इस पे अलग। तो f ऑफ t लिमिट t अप्रोचेस टू 2 इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 2 t स्क्वायर
-3i प्लस e पावर t j प्लस साइन पाई t और यूनिट वेक्टर k। अब ये लिमिट हर एक पे अप्लाई होगा। लिमिट t अप्रोचेस टू 2 t स्क्वायर माइनस 3 यूनिट वेक्टर i प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 2 e पावर t यूनिट वेक्टर j प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 2 साइन पाई t और यूनिट वेक्टर k। आप यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं और आई को बाहर निकाल लें, क्योंकि ये तो आपको यूनिट वेक्टर शो कर रहा है। यहाँ पे भी इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें और यहाँ पे भी लगा लें। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, t की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 3 और यूनिट वेक्टर i। यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो e पावर 2 और यूनिट वेक्टर j प्लस साइन पाई और t की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये बस 2 पाई हो जाएगा और साथ है यूनिट वेक्टर k। 2 स्क्वायर 4 4 माइनस 3 1 और यूनिट वेक्टर i प्लस e स्क्वायर यूनिट वेक्टर j साइन 2 पाई का मतलब 360 और साइन 360 0 के इक्वल है और k यूनिट वेक्टर। तो ये कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट वेक्टर i प्लस e स्क्वायर यूनिट वेक्टर j। 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इससे जो लिमिट आ रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब मैं प्रॉपर्टीज आपको करा रहा था तो वहाँ पे l के ऊपर और m के ऊपर हमने वेक्टर का सिंबल लगाया था। नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। कंटिन्यूटी को भी हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 2 में। इसका जो सिंपल मतलब ये है कि एक फंक्शन तमाम वैल्यू के ऊपर डिफाइन हो, अगर आप उसका ग्राफ बनाएं तो उसका ग्राफ कहीं पे टूटे ना। बाय डेफिनेशन हम इसको किस तरह समझेंगे कि अ वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस है, एक फिक्स पॉइंट है। वो क्या है? यानी टी की जगह अगर हम टी नॉट पुट करें तो पहली कंडीशन तो ये है कि टी नॉट इज इन द डोमेन ऑफ अ वेक्टर एफ ऑफ टी। जब हम इस फंक्शन में टी नॉट पुट करें तो उससे कोई आंसर आना चाहिए, अनडिफाइंड ना हो। यानी अगर यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पुट की और उससे 1/0 आ गया, अनडिफाइंड आ गया, तो इसका मतलब है कि फिर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो या ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो पहला, जब हम इस फंक्शन में टी नॉट पुट करें तो उससे इस फंक्शन की कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो हम कहते हैं, तो पहली कंडीशन ये है कि इस फंक्शन में अगर हम टी की जगह टी नॉट पुट करें तो इस टी नॉट पुट करने से ये जो एफ ऑफ टी है ये डिफाइन हो। तो हम कहेंगे कि टी नॉट इस फंक्शन के डोमेन में शामिल है। और अगर हम इसका लिमिट लें, यानी डायरेक्ट पुट ना करें, लेकिन अगर टी अप्रोचेस टू 0 लें तो ये एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करता हो, यानी इस फंक्शन का लिमिट भी हो। सिंपल बात है, जब हम लिमिट लेते हैं तो इस फंक्शन का लिमिट भी हो, टी नॉट इस फंक्शन के डोमेन में भी हो और इस फंक्शन का अगर हम लिमिट लें टी अप्रोचेस टू टी नॉट तो वो एग्जिस्ट करता हो, ये लिमिट अनडिफाइंड ना हो। तीसरी कंडीशन ये है कि इसका जो लिमिट हमने लिया है, लिमिट एफ ऑफ टी अप्रोचेस टू टी नॉट इज इक्वल टू, वो इज इक्वल टू हो एफ ऑफ टी नॉट के। यानी अगर हम इस फंक्शन में डायरेक्ट टी की जगह टी नॉट पुट करें वो वाली वैल्यू, और जब हम इस फंक्शन का लिमिट लें टी अप्रोचेस टू टी नॉट वो वाली वैल्यू आपस में इक्वल हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये टी इज इक्वल टू टी नॉट के लिए कंटिन्यूस है। या सिंपल वर्ड में अगर इसका ग्राफ बना हुआ है तो ये वाला फंक्शन इस पॉइंट पे टूटा हुआ नहीं है, ये ग्राफ ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। एग्जाम्पल 4 में है कि यहाँ पे t की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है या किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये फंक्शन के दो कंपोनेंट है, एक है साइन टी और दूसरा है 1 माइनस टी होल पावर -1। अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे एफ ऑफ टी, तो ये साइन टी, इसके साथ यूनिट वेक्टर आई लिखेंगे और प्लस 1 माइनस टी होल पावर -1 इसके साथ यूनिट वेक्टर जे लिखेंगे। ये पैरेंथेसिस फॉर्म में है और ये फिर इसको हम लोग इस तरीके से आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें इस वेक्टर को, तो ये इसका F1 कंपोनेंट है, F1 ऑफ टी आई प्लस, और ये इसका F2 ऑफ टी कंपोनेंट है जे डायरेक्शन में। और ये यूनिट वेक्टर जे
डायरेक्शन में है, यानी वाई एक्सिस में है ये वाला कंपोनेंट, और ये यूनिट वेक्टर आई है, यानी एक्स एक्सिस में ये कंपोनेंट है। हमें तमाम ये जो मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं इसको प्रूफ करने की, इस तमाम स्टेप्स को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका लिमिट लें और इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो उससे एक ही आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे आप कोई ऐसा पॉइंट देखेंगे, ऐसे टी की वैल्यू देखेंगे जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो आप इसको देख लें, f1 ऑफ टी, यहाँ पे तो साइन टी है, टी की आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें आपको साइन टी मिलता जाएगा। तो आप कहोगे कि इज कंटिन्यूस फॉर ऑल टी। अब इस दूसरे कंपोनेंट को ले लें, f2 ऑफ टी, ये है 1 माइनस टी पावर -1। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी। अब अगर आप यहाँ पे टी की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 से तो 0 आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका लिमिट तो तमाम वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करेगा। अगर टी की कोई भी वैल्यू आप उसका लिमिट लें या टी की कोई भी वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करें, तो दोनों आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, यानी ये इसका लिमिट भी एग्जिस्ट करता है और ये डिफाइन भी है। लेकिन t इज इक्वल टू 1 पे ये डिफाइन नहीं है, और अगर t इज इक्वल टू 1 पे इसका लिमिट लें तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो ये फंक्शन का ये जो कंपोनेंट है ये कंटिन्यूस तो है, लेकिन t इज इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूस नहीं है। इज कंटिन्यूस फॉर ऑल t एक्सेप्ट t इज इक्वल टू 1 पुट नहीं कर सकते। तो फिर ये वाला फंक्शन जो है ये t की तमाम वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है, लेकिन t इज इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि एक कंपोनेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी t की वैल्यू के लिए कंटिन्यूस ना हो। तो क्योंकि ये वाला कंपोनेंट जो है ये f2 ऑफ t, ये t इज इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूस नहीं है, तो फिर ये पूरा फंक्शन जो है t इज इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा। तो आप कहोगे कि 10 f ऑफ t इज कंटिन्यूस फॉर all real numbers except t is equal to 1। एग्जाम्पल 5 में आपको ये फंक्शन गिवन है, इसके तीनों कंपोनेंट्स गिवन है, एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये साइन टी, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, इसके साथ यूनिट वेक्टर आई लिखते हैं, प्लस 1 माइनस टी होल पावर -1, ये इसका y कंपोनेंट है, इसके साथ यूनिट वेक्टर j लिखते हैं, और log t, ये इसका z कंपोनेंट है, इसके साथ यूनिट वेक्टर k लिखते हैं। इसको कंपेयर करते हैं, f ऑफ t इज इक्वल टू f1 ऑफ t i, f2 ऑफ t यूनिट वेक्टर j प्लस f3 ऑफ t यूनिट वेक्टर k। अब एक एक कंपोनेंट को देखते हैं, f1 ऑफ t इज इक्वल टू साइन t, ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें ये डिफाइन है, और इसका लिमिट लें, लिमिट टी अप्रोचेस टू, कोई भी आप वैल्यू लें इसका लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। इसका मतलब है ये जो कंपोनेंट है ये डिफाइन है या कंटिन्यूस है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल टी। f2 ऑफ टी ये है 1 माइनस टी पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी होल पावर 1। टी की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो ये फंक्शन फिर कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है, और इसका लिमिट भी अगर 1 पे लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस कंटिन्यूस फॉर ऑल टी एक्सेप्ट टी इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूस नहीं है। थर्ड वन है f3 ऑफ टी, वो है log टी। log नेगेटिव वैल्यू के लिए और ज़ीरो के लिए डिफाइन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ये कंपोनेंट जो है इज कंटिन्यूस फॉर पॉजिटिव टी। तो फिर ये जो कंप्लीट फंक्शन है ये कंटिन्यूस है तमाम टी के लिए, लेकिन इस फंक्शन में आप t इज इक्वल टू 1 नहीं पुट कर सकते और नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि f ऑफ t इज कंटिन्यूस फॉर ऑल t
t is greater than 0 and t is not equal to 1। ये फंक्शन तमाम t के लिए कंटिन्यूस है, किसके लिए? t ग्रेटर देन 0 हो और t 1 के इक्वल ना हो। अब हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द डोमेन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो f ऑफ t, इसके तो 3 कंपोनेंट होते हैं, f1 ऑफ t, कॉमा f2 ऑफ t, कॉमा f3 ऑफ t इज इक्वल टू, ये फंक्शन इक्वल है 2ti माइनस 3tj प्लस t पावर माइनस 1 k। अब एक एक कंपोनेंट को देखते हैं। f1 ऑफ t वो है 2t। देखें t की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी भी t की वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं होगा। इज डिफाइंड ऑल t। दूसरा कंपोनेंट है f2 ऑफ t, वो है माइनस 3t। इसमें भी t की कोई वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ये डिफाइन ही रहेगा। इज डिफाइंड फॉर ऑल t। अब तीसरा f3 ऑफ t, f3 ऑफ t इज इक्वल टू t पावर माइनस 1 यानी 1 बाई टी। यहाँ पे हम t की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। इज डिफाइंड, क्योंकि t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 बाई 0 अनडिफाइंड हो जाता है। इज डिफाइंड फॉर ऑल t एक्सेप्ट t इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे दस द डोमेन ऑफ f ऑफ x, इस फंक्शन का डोमेन जो है इज तमाम रियल नंबर है, लेकिन आप इसमें 0 पुट नहीं कर सकते। अब पार्ट बी में ये फंक्शन है, इसको भी आप इस तरह लिख लें, f ऑफ t इज इक्वल टू f1 ऑफ t कॉमा f2 ऑफ t कॉमा f3 ऑफ t। यहाँ पे लिख लें 1 माइनस t यूनिट वेक्टर i प्लस अंडर रूट t यूनिट वेक्टर j प्लस t माइनस 2 यूनिट पावर माइनस 1 यूनिट वेक्टर k। अब एक एक कंपोनेंट देखते हैं। f1 ऑफ t, ये है 1 माइनस t, की कोई भी वैल्यू पुट करें, ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो आप कहोगे इज डिफाइंड फॉर ऑल t। सेकंड कंपोनेंट f2 ऑफ t, वो है अंडर रूट t। तो अंडर द रूट में आप t की नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि रियल नंबर में t की नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं हो सकती। तो आपने t की जो वैल्यू पुट करनी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करनी है। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा फंक्शन है f3 ऑफ t, वो है t माइनस 2 होल पावर माइनस 1। अगर इसको आप इस तरह लिख लें 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 2 होल पावर, फिर 1 आ जाएगा माइनस जब नीचे आएगा। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू 2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 माइनस 2 से 0 और 1 बाई 0 अनडिफाइंड। इज डिफाइंड फॉर ऑल t एक्सेप्ट t इज इक्वल टू 2। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f ऑफ t इज t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड t नॉट इक्वल टू 2। आप t की वैल्यू 2 पुट नहीं कर सकते, और t की वैल्यू तमाम जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सिर्फ वो पुट कर सकते हैं, और इसमें भी ये कंडीशन है कि t इज इक्वल टू 2 आप पुट नहीं कर सकते। ये इसका डोमेन है। पार्ट सी में ये फंक्शन आपको गिवन है, इसको भी आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टेंजेंट टी के। f1 ऑफ टी, पहला कंपोनेंट है साइन टी, टी की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। इज डिफाइंड फॉर
ऑल टी। अब cos है f2 ऑफ टी, cos t is defined for all t। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करें आपको cos की वैल्यू आएगी। अब है f3 ऑफ टी, वो है टेंजेंट टी, और टेंजेंट होता है साइन टी बाय cos टी। अब t की वैल्यू आप वो वाले एंगल पुट नहीं कर सकते जिसमें cos 0 आ जाए, तो आप t की वैल्यू पाई बाय 2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि पाई बाय 2 पुट करने से cos पाई बाय 2 यानी cos 90 0 ये अनडिफाइंड हो सकता है। इसी तरीके से आप इसके बाद यानी यहाँ पे ये पाई बाय 2 है, फिर एक चक्कर जब कंप्लीट होता है तो ये आ जाता है पाई बाय 2 के साथ अगर आप 2 पाई ऐड कर लें, 2 पाई बाय पाई बाय 2, इससे आता है एलसीएम लें तो 2 इसका एलसीएम, तो 2 दा 4, 4 प्लस 1 5, 5 पाई बाय 2 आप पुट नहीं कर सकते। यानी बहुत सारे इनफाइनाइट ऐसे एंगल है जिस पर cos की वैल्यू 0 आती है, वो एंगल आप पुट नहीं कर सकते, बाकी सब पुट कर सकते हो। तो इसके लिए आप एक इक्वेशन ले लोगे कि t नॉट बिलोंग टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और n क्या चीज़ है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो t की वैल्यू आती है वो आप पुट नहीं कर सकते। देखें n इंटीजर है, अगर n की जगह आप 0 लगाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 1, 1 को पाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 आप पुट नहीं कर सकते। अगर n की वैल्यू आप 2 पुट कर लें तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 पाई बाय 2, देखिए 5 बाय 2, ये 5 बाय 2 पे फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे cos 0 आता है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है आप t की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन के मुताबिक जो t की वैल्यू आएगी वो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे cos 0 आता है। अगर आप यहाँ पे 3 पुट करते हैं, 3 2 6 प्लस 1 7 पाई बाय 2, आप कैलकुलेटर से 7 पाई बाय 2 फाइंड करें, आपको cos 0 आएगा। फिर आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, n की जगह अगर आप -1 पुट कर लें तो 2 मल्टीप्लाई -1 से -2 आता है, -2 प्लस 1 -1, -1 को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस पाई बाय 2 आता है। cos माइनस पाई बाय 2 फिर अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि इससे भी 0 आता है। तो आप लिखोगे इज डिफाइंड फॉर ऑल टी एक्सेप्ट t की आप ये वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते, t डज नॉट बिलोंग टू 2n प्लस 1 और पाई बाय 2, और इसमें ये n क्या चीज़ है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। कहोगे द डोमेन ऑफ f ऑफ t इज ऑल t, तमाम t होगा एक्सेप्ट t नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f ऑफ t, ये तमाम रियल नंबर थे माइनस ये वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। डी पार्ट में ये फंक्शन है, इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे cos t यूनिट वेक्टर i माइनस कोटेंजेंट यूनिट वेक्टर j प्लस कोसिकेंट t यूनिट वेक्टर k। f ऑफ t इज इक्वल टू f1 ऑफ t कॉमा f2 ऑफ t एंड f3 ऑफ t। अब इसके साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि फंक्शन के 3 कंपोनेंट हैं। तो f1 ऑफ t वो है cos t, cos t की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें इससे कुछ ना कुछ आएगा, अनडिफाइंड नहीं है, तो आप कहोगे इज डिफाइंड फॉर ऑल t। दूसरा कंपोनेंट है f2 ऑफ t, वो है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट कोटेंजेंट होता है cos t बाय sin t। साइन अब आपके पास
ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन कहाँ पे ज़ीरो होता है? पाई पे ज़ीरो होता है, 2 पाई पे भी ज़ीरो होता है, 3 पाई पे भी ज़ीरो होता है, 4 पाई पे भी ज़ीरो होता है। इसका मतलब है जनरली n पाई पे ज़ीरो होता है। n क्या चीज़ है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप यहाँ पे t की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन n पाई पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे फिर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई या माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, इस सब के लिए साइन की वैल्यू ज़ीरो है और नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो आप कहोगे इज डिफाइंड फॉर ऑल t एक्सेप्ट t इक्वल टू n पाई। और n क्या चीज़ है? n इंटीजर्स है। f3 ऑफ t वो है कोसेकेंट। कोसेकेंट रेसिप्रोकल है 1 बाय साइन t। तो यहाँ पे भी नीचे साइन है, इसमें भी यही फार्मूला अप्लाई होगा कि ये जो फंक्शन है इज डिफाइंड फॉर ऑल t एक्सेप्ट t इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो फिर डोमेन ऑफ f ऑफ t इज ऑल t एक्सेप्ट t इज इक्वल टू n पाई। t की वैल्यू इस इक्वेशन के मुताबिक जो होगी वो इसका डोमेन नहीं होगा। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ f ऑफ t तमाम रियल नंबर है, लेकिन n पाई जितनी वैल्यूज n पाई की होंगी वो, यानी 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, वो इससे माइनस करेंगे। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्वेश्चन 2 में आपको ये 3 फंक्शंस गिवन है और कहा है कि आप इस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करें। पहला पार्ट ये है 2 f ऑफ t माइनस 3 g ऑफ 3। तो 2 f ऑफ t ये है 2 t i माइनस 5 j प्लस टी स्क्वेयर के, फिर है माइनस 3 g ऑफ t 1 माइनस टी आई प्लस 1 बाई टी के। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4t माइनस 2 5 ज़ार 10j प्लस 2t स्क्वेयर एंड के माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस टी यूनिट वेक्टर आई माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3 बाई टी यूनिट वेक्टर के। अब ये जो आई है 4t वो इसके साथ ऐड करेंगे, -3 इंटू 1 माइनस टी, आई इसमें भी है और आई इसमें भी है, इसमें से ये आई यूनिट वेक्टर कॉमन निकाल लेंगे, -10j, क्योंकि दूसरा j नहीं है, ये और ये दोनों में k है, तो ये और ये दोनों k कंपोनेंट है, तो 2t स्क्वेयर और -3 बाई टी, इसमें से ये k यूनिट वेक्टर बाहर निकाल लें, 4t माइनस 3 माइनस एन माइनस प्लस 3t इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस 10j प्लस, इसको आप इस तरह भी रख सकते हैं और इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इसका आप एलसीएम ले लें, ये टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2t क्यूब माइनस ये टी और टी कैंसिल 3 और यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू 4t एंड 3t 7t माइनस 3 यूनिट वेक्टर आई माइनस 10 यूनिट वेक्टर j प्लस 2t क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई t और यूनिट वेक्टर k। ये सेकंड पार्ट है 3f ऑफ t प्लस 4g ऑफ t। 3f ऑफ t है 2t i माइनस 5j प्लस t स्क्वेयर k प्लस 4g ऑफ t 1 माइनस t इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस 1 बाई t यूनिट वेक्टर k। 3 2 ज़ार 6t यूनिट वेक्टर i माइनस 3 5 ज़ार 15j प्लस 3t स्क्वेयर यूनिट वेक्टर k। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 माइनस टी और यूनिट वेक्टर
आई 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 बाई टी और यूनिट वेक्टर के। आई कंपोनेंट को आई के साथ ऐड करेंगे यानी 6t और प्लस 4 इंटू 1 माइनस टी, ये ऐड होंगे, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, दोनों में से यूनिट वेक्टर आई कॉमन निकाल लें। माइनस 15 जे, क्योंकि इसके साथ कोई और जे नहीं है, और प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4 बाई टी और इस दोनों में यूनिट वेक्टर के कॉमन है। 6t प्लस 4 1 आर 4 माइनस 4t यूनिट वेक्टर आई माइनस 15 यूनिट वेक्टर जे प्लस इसका एलसीएम टी ले लें, टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3t क्यूब प्लस 4 और यूनिट वेक्टर के। 6t माइनस 4t 2t प्लस 4 यूनिट वेक्टर आई माइनस 15j प्लस 3t क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाई t इंटू यूनिट वेक्टर के। आपकी बुक वाले ने इसको इस तरह एलसीएम से सॉल्व नहीं किया, तो आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं और अगर आप इसको एलसीएम लेते हैं तब भी ठीक है। सी पार्ट में इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो जी ऑफ टी है 1 माइनस टी यूनिट वेक्टर आई प्लस 1 बाई टी के है, इसके साथ इसमें जे कंपोनेंट नहीं है तो आप इसको 0 जे भी लिख सकते हैं, और प्लस 1 बाई टी यूनिट वेक्टर के। ये हमारे पास जी ऑफ टी है। डॉट एच ऑफ टी साइन टी यूनिट वेक्टर आई प्लस ई पावर टी यूनिट वेक्टर जे, और इसमें के कंपोनेंट नहीं है तो 0 के। डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ और के के साथ, तो 1 माइनस टी मल्टीप्लाई होगा साइन टी के साथ, और आई डॉट आई यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर टी के साथ और जे डॉट जे प्लस 1 बाई टी मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और के डॉट के, तो 1 माइनस टी साइन टी, आई डॉट आई से 1 आता है, ये 0 और ये भी 0, तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर आ गया 1 माइनस टी इंटू साइन टी। ये है जी ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी। अब डी पार्ट में क्रॉस प्रोडक्ट है इन दो वेक्टर्स का, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट की मदद से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो में लिखते हैं आई जे और के, सेकंड रो में एफ के कंपोनेंट लिखेंगे 2t माइनस 5 और टी स्क्वायर, और थर्ड रो में एच के कंपोनेंट लिखेंगे साइन टी ई पावर टी और के कंपोनेंट वहाँ पे 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आई लिखेंगे और आई जिस कॉलम में हो, जिस रो में, उसको छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे माइनस 5 टी स्क्वायर ई पावर टी और 0, फिर माइनस आता है, प्लस के बाद माइनस, ये यूनिट वेक्टर्स है। जे कॉलम, जे जिस कॉलम में है और जे जिस रो में है उसको छोड़ के बाकी लिख लेंगे 2t टी स्क्वायर साइन टी और 0, ये और ये नहीं लिखेंगे, ये चारों लिख लेंगे। फिर है के यूनिट वेक्टर, के जिस कॉलम में है और जिस रो में है वो नहीं लिखेंगे, ये चार वैल्यू लिखेंगे 2t माइनस 5 साइन टी और ई पावर टी इज इक्वल टू माइनस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस ई पावर टी को टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू ई पावर टी, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई लिख लें, 2t को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0 फिर माइनस, ये माइनस फार्मूले का है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर साइन टी, और ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिख लें इस साइड पे, प्लस 2t को ई पावर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2t ई पावर टी, फिर माइनस फार्मूले का,
-5 को साइन टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5 साइन टी, और इसके बाहर यूनिट वेक्टर के लिख लेंगे, इज इक्वल टू ये 0 माइनस टी स्क्वायर ई पावर टी यूनिट वेक्टर आई, ये माइनस और माइनस प्लस टी स्क्वायर साइन टी और यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 टी ई पावर टी माइनस एंड माइनस प्लस 5 साइन टी होल यूनिट वेक्टर के। ये हमारे पास एफ ऑफ टी क्रॉस एच ऑफ टी आया है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 61 था। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लेक्चर नंबर 62 में करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 2 लेक्चर नंबर 62।